हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या आप टेलीग्राम पर इस नंबर पर अपने आंसर शेयर भी कर सकते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सक्सेसफुल न्यू ईयर। आज का क्वेश्चन है NGOs की इम्पोर्टेंस पर। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग यू टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द NGOs in India. This is easy part. The second part of the question is asking you that you have to critically analyze what is the importance of the recent FCRA Act amendment which in the desirable functioning of NGOs। मतलब जो अभी हाल फिलहाल में ही FCRA एक्ट में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो किस तरह से NGOs की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए उसमें हेल्प कर रहे हैं और किस तरह से न्नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो लोग जिनको FCRA एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में नहीं याद है, दे कैन रेफर टू द 21 सितंबर 2020 न्यूज़पेपर। वहां पर सत्यजीत सर ने इस एक्ट को डिस्कस करा है। देखिए, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है दैट इज क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज होने पर आपको बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों ही बातें बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला गया है FCRA एक्ट के अमेंडमेंट को, और इस रिस्पेक्ट में कि किस तरह से वो अमेंडमेंट NGOs की फंक्शनिंग में बेनिफिट भी दे रहे हैं और किस तरह से डिसएडवांटेज भी दे रहे हैं, दोनों ही पार्ट को डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को आप 5 चीजें आपको बतानी होंगी। द फर्स्ट पार्ट विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द NGOs, सेकेंड दैट व्हाट इज द रिसेंट FCRA अमेंडमेंट, इवन दो इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, लेकिन जरूरी है कि आप उनके बेनिफिट्स और उनके डिसएडवांटेजेस बताने से पहले एक बार कुछ बातें FCRA अमेंडमेंट के बारे में भी लिख दें। थर्ड पार्ट में यू शुड टेल अबाउट द बेनिफिट्स, fourth disadvantages, and in the last part you will have to give the conclusion. This question is relevant from the paper 3 governance part. The question is of 15 marks and 250 words. यहाँ पर ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है कि क्वेश्चन के दो पार्ट्स में कितने मार्क्स में डिवाइड हुआ है। We will assume that the first part is of the 5 marks because it's the easier part, while the second part is of the 10 marks. ये थोड़ा सा टफ है। आइए चलते देखते हैं कैसे इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने 2 टाइप के इंट्रोडक्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला इंट्रोडक्शन है जहाँ पर आप NGOs के बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा है NGO की डेफिनेशन के साथ में। NGO की डेफिनेशन में मैं चाहता हूँ 2 चीज़ें आप नोट करें। द फर्स्ट थिंग इज दैट NGO आर नॉन स्टेट and the second is they are non-profit group who work for the public interest। तो NGO किसी सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, दे आर नॉन स्टेट एक्टर, और दूसरी बात वो नॉन प्रॉफिट ग्रुप होते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, मतलब समाज के भले के लिए, जनता के भलाई के लिए काम करते हैं और खुद उनकी कोई इनकम नहीं होती। दे आर नॉन प्रॉफिट ग्रुप। ये डेफिनेशन देने के बाद में मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूं इंट्रोडक्शन में दैट अभी रिसेंट ईयर में ये कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रीन पीस जैसे, जो कि एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट को हिंडर कर रहे थे, जो पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज कर रहे थे। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग NGOs का जो इम्पोर्टेंस है उसको रीवैल्यूएट करें और कंट्रोल करें थ्रू FCRA एक्ट। ये एक टाइप का इंट्रोडक्शन दे करके मैंने सेट कर दिया है कि क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है। NGOs की डेफिनेशन भी बता दी और ये भी बता दिया कि FCRA एक्ट के जो अमेंडमेंट हुए हैं उनमें क्या क्यों वो होने चाहिए भी थे, और क्या NGOs की जो इम्पोर्टेंस है उसको रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। आप इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सेकेंडली, इसी लाइन पर एक और टाइप का इंट्रोडक्शन भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर अगेन आप स्टार्ट करेंगे NGOs की डेफिनेशन से। यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट तक वही दे सकते हैं डेफिनेशन जो इस पार्ट में है। बोथ आर सेम इन द फर्स्ट 4 लाइन्स। बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा बदला है। मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इन द रिसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पल्स लाइक ग्रीन पीस हिंडरिंग कुडानकुलम प्रोजेक्ट, this has questioned the real motives of NGO
इन दिस रिगार्ड इम्पोर्टेंस ऑफ द एनजीओज कैन बी अंडरस्टूड एज बिलो। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओज वाले पार्ट को। तो देखिए दोनों ही इंट्रोडक्शन सेम लाइन पर है, बस इस वाले में मैंने ये नहीं मेंशन करा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एनजीओज कैन बी अंडरस्टूड एज बिलो, रादर आई हैव सेड दैट देयर इज अ नीड फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीओज। बाकी दोनों इंट्रोडक्शन एक ही जैसे ही हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं या अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। एक और टाइप का इंट्रोडक्शन भी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। दिस इज अबाउट द FCRA अमेंडमेंट। यहां पर मैं एनजीओज की बात नहीं करूंगा बट मैं FCRA की बात करूंगा। यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं कि रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है FCRA एक्ट में, that was aimed toward to bring the transparency in the working of the NGOs। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये एनजीओज की वर्किंग में रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है और जो उनकी इम्पोर्टेंस होती है, जो उनका काम होता है, उसको अंडरमाइन कर सकता है, वो उनको काम करने में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद में अगेन स्टार्ट कर दूंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनजीओज। देखिए कीवर्ड है इस इंट्रोडक्शन के लास्ट वर्ड अगर आप नोटिस करें दैट इज द इम्पोर्टेंस। इस इंट्रोडक्शन का जो लास्ट वर्ड मैंने लिखा है द इम्पोर्टेंस वर्ड, दैट इज द की थिंग, बिकॉज उसके बाद से ही आप स्टार्ट करेंगे हेडिंग डाल के द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनजीओ। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो आंसर की मेन बॉडी में क्या डिस्कस होने वाला है, इट इज लीडिंग टूवर्ड्स दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंट्रोडक्शन। इट शुड बी कैची, it should also be useful, and it should always lead to the main part of the answer. Let us look at that what is the importance of the NGO। देखिए इस टाइम पर इंडिया में 3.4 मिलियन NGOs हैं and they are working in variety of areas। एनजीओज की अगर मोटा अगर आपने नहीं पढ़ा है गवर्नेंस तो आप फिर भी समझ सकते हैं एनजीओज की इंपॉर्टेंस। एनजीओ और गवर्नमेंट ये दोनों मिल करके आम जनता का भला करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू क्लियर होता है, एक तरफ एनजीओ है, एक तरफ गवर्नमेंट है और दोनों मिल करके आम जनता का भला कर रहे हैं। देखिए हमारी सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती हैं, सरकारें बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरी गवर्नमेंट है, वही सब नहीं कर सकती है। इट नीड्स एनजीओज विच आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू फुलफिल द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। और ये सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है एनजीओज की। एनजीओज जो होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें जो भी गैप्स रह जाते हैं, जो भी उनमें प्रॉब्लम रह जाती है, उनको फुलफिल करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सरकार ने कोविड-19 के टाइम पर जो माइग्रेंट लेबरर थे उनके मूवमेंट के लिए ट्रेन्स चलाई थी, सब चलाया था, लेकिन बहुत सारे एनजीओज ने फिर भी उन माइग्रेंट लेबरर की हेल्प करी थी। तो सरकार अपना काम करती है लेकिन एनजीओ उस काम को मदद करते हैं सरकार की। दे प्लग द गैप इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सेकंड इंपॉर्टेंस है एनजीओ की कि एनजीओ जो सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऐसे एरियाज हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है या सरकार को और काम करना चाहिए, वो उसके लिए एडवोकेसी करते हैं, वो उसकी और उस प्रॉब्लम की ओर सरकार की जो अटेंशन है, दे ट्राई टू टेक द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू दैट प्रॉब्लम सो दैट दैट प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड। इसका एग्जाम्पल है कि अभी आपको याद होगा लास्ट ईयर रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट जो था उसमें अमेंडमेंट हुए थे, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे हमारे जो फाइन होते हैं रोड ट्रैफिक का वायलेशन करने पर, जैसे हेलमेट नहीं पहनने पर, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जो फाइन होते हैं वो सरकार ने बढ़ा दिए थे। वो जो फाइन बढ़ाने का पूरा अमेंडमेंट था वो हमारे ही कंट्रीज के बहुत सारे एनजीओ ने सपोर्ट करा था। दे हैड बीन आस्किंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द फाइन फॉर द रोड ट्रैफिक वायलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड गवर्नमेंट लिसन टू देयर डिमांड। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एनजीओज ने अच्छा काम करा और उन्होंने सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करवाया सरकार के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होती है एनजीओज की कि वो गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देयर ओन रिसर्च टू देयर हेल्प। जो भी सरकार से कमी रह रही हैं उसको वो इवैल्यूएट करते हैं और अपनी रिसर्च के थ्रू जो कुछ भी उनको लगता है कि ये भी होना चाहिए या फिर इस जगह पर कमी रह गई है, ये एरिया में अभी काम नहीं हो पा रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वहाँ पर वो अपनी रिसर्च के इनपुट देते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जो असर एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो होती है
उस वाली रिपोर्ट में जो ये एनजीओ प्रथम है दैट हाईलाइट्स दैट गवर्नमेंट का भी काम पूरा कहाँ नहीं हुआ है, हमारी एजुकेशन पैटर्न में क्या क्या कमी रह गई है। सिमिलरली बहुत सारे एनजीओज जो होते हैं वो एनिमल, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट के लिए करते हैं। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं, अपने आसाम का एनजीओ है ग्रीन गार्ड, जिसने एलिफेंट रेस्टोरेंट को क्रिएट करा हुआ है। इसके अलावा और भी एनजीओज की इंपॉर्टेंस होती है। दे एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप एंड अ वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट कहीं कोई गलत काम ना कर दे, किसी तरीके का इलीगल काम ना करे या अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ये भी एनजीओ ही देखते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व के अराउंड जो कोल माइनिंग का इशू है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द people so that देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व कैन बी प्रोटेक्टेड। और बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो सिर्फ चैरिटी बेस्ड ही अप्रोच लेते हैं। दे डू द चैरिटी फॉर द विमेन, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन एंड अदर सच ग्रुप्स। इसमें आप उन एनजीओज की बात कर सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ विमेन होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा बाय दिस 6 इंपॉर्टेंस of the NGOs that NGOs are doing lot of stuff। मैंने बहुत कम यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, NGOs और भी अलग अलग एरिया में काम करते हैं। अगर आप लिखना चाहें आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द व्हाट हैव बीन द FCRA अमेंडमेंट। 21 फरवरी का जो मैंने न्यूज़पेपर रेफरेंस आपको दिया है, 21 सितंबर का, आई एम सॉरी, उस न्यूज़पेपर में थोड़े से कम पॉइंट है, यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट भी बता दे रहा हूँ FCRA अमेंडमेंट के। सबसे पहला पॉइंट है कि इस बार के अमेंडमेंट जो हुए हैं उसमें जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है दैट दे कैन नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द फॉरेन फंडिंग बाय बीइंग पार्ट ऑफ द एनजीओ। तो एनजीओ ले सकता है लेकिन उसमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ही और शी कैन नॉट टेक एनी फॉरेन फंडिंग। दूसरी बात यह बोली गई है कि अगर किसी एनजीओ को फॉरेन फंडिंग मिलती भी है तो वो उस फॉरेन फंडिंग का सिर्फ 20% या उससे कम पार्ट ही यूज कर सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए। मतलब जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, जैसे ऑफिस या ऑफिस के लिए स्टेशनरी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये जितने भी खर्चे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, या रेंट देना जगहों के लिए, इस टाइप के खर्चे, दिस शुड बी ओनली 20% और लेस ऑफ द फॉरेन फंडिंग। मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉरेन से आने वाला फंड एनजीओ शुड बी एबल टू स्पेंड ऑन द डायरेक्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल, और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में उसको ना जोड़े। मतलब जितना भी बाहर से पैसा आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा डायरेक्टली वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, आम जनता की भलाई के लिए जाना चाहिए। तीसरी बात यह बोली गई है कि अगर किसी एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता भी है तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और चौथी बात ये बोली गई है कि जो भी उस एनजीओ में जिसको फॉरेन से पैसा मिला है, दूसरे देश से पैसा मिला है, उसके जो भी डायरेक्टर है, मैनेजर है, जो भी उसके ऑफिस बेयरर्स होते हैं, मतलब जो उस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर या जो भी सीनियर पोस्ट पर लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन सबके आधार डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो ये 4 अमेंडमेंट FCRA में करे गए हैं। ये भी आपको छोटे से, मैंने यहाँ पर डिटेल में दिया है, लेकिन आपको अपने आंसर में इसको बहुत लिमिट करके मे भी किसी डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक छोटे से स्कीमेटिक के थ्रू आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट विदाउट दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इनकम्प्लीट। नेक्स्ट लेट अस लुक एट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द FCRA अमेंडमेंट। किस तरह से ये एनजीओज को फंक्शन करने में हेल्प करेगा। देखिए, FCRA एक्ट जो लाने का रीज़न था और बाद में उसमें जितने भी अमेंडमेंट करे गए हैं वो इसीलिए करे गए थे क्योंकि कुछ एनजीओ जो थे वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और इसीलिए FCRA में हमने अमेंडमेंट भी करते रहे हैं टाइम टाइम पर। तो सबसे पहला पार्ट तो आप यही लिखेंगे दैट इवन दो FCRA जो एक्ट था उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे एनजीओज जो थे वो रूल्स ब्रेक करते रहे थे। और उसका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में मोर देन 19,000 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे हैं। दे वर नॉट एलिजिबल फॉर रिसीविंग द FCRA कंट्रीब्यूशन। तो इससे पता चलता है कि एनजीओज में भी बहुत सारी गलत काम होते रहे हैं।
दूसरी बात है कि एनजीओ जो है, जो भी फॉरेन फंड उनको मिल रहा है, दैट शुड बी स्पेंट ऑन द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल, जनता की भलाई के लिए काम होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं उनमें भी करप्ट प्रैक्टिसेस होती रहती हैं, और उस वजह से जो बाहर से पैसा आता भी है उसको वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिखा करके सैलरीज के थ्रू अपने लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, विच इज नॉट राइट। तो ये जो हमारा नया अमेंडमेंट आया है, दिस विल प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ अ करप्शन इन द एनजीओ ऑल्सो, एंड इट विल एंश्योर दैट मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज एक्चुअली गोइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और तीसरी बात है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर वो किसी एनजीओ का पार्ट बने भी हैं तो भी वो बाहर से उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसकी इंपॉर्टेंस आप खुद ही समझ सकते हैं कि देश के जो सरकारी जो लोग हैं उनको बाहर से पैसा नहीं मिलना चाहिए, वरना हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्रिएट हो सकता है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द एफसीआरए अमेंडमेंट। देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी फॉरेन फंडेड एनजीओ हैं उनको प्रॉब्लम तो होगी, उनकी जो फंक्शनिंग होती है there will be some restriction on that because गवर्नमेंट ने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उन पर लगाए हुए हैं। दूसरी बात है कि हमारे देश में जब एनजीओ काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक एनजीओ ही सारा काम करता है। अक्सर 1, 2, 3, 4 एनजीओ मिल करके किसी एरिया में काम करते हैं। एक बड़ा एनजीओ होता है, उसके नीचे कुछ और होते हैं जो छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पर, विलेज लेवल, सिटी लेवल काम करते रहते हैं। ऐसे में कोई एक एनजीओ, बड़ा एनजीओ अगर फंड रिसीव करता है बाहर से, तो वो अपने फंड का कुछ पार्ट विलेज लेवल, ग्राउंड लेवल जो एनजीओ है उनको ट्रांसफर करता है। लेकिन जो सरकार ने नया नियम बनाया है उसमें उसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जिस एनजीओ को फंड आया है उसी को ही यूज करना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कोई भी एनजीओ इतना जनरली बड़ा नहीं होता है कि पूरे के पूरे कंट्री लेवल पर काम कर पाए। बहुत सारे एनजीओ स्टेट लेवल, सिटी लेवल, ब्लॉक लेवल पर भी काम करते रहते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम आएगी कि अब एनजीओस के बीच में कोलैबोरेशन करना इतना इजी नहीं रह जाएगा, एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन दैट इट विल वर्क अगेंस्ट द कोलैबोरेशन इन द डेवलपमेंट वर्क। नेक्स्ट इसके बाद लिखते हैं कि जो एक और क्रिटिसिज्म है कि ये जो एनजीओ, ये जो नए रूल्स आए हैं, इनकी वजह से जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है एनजीओस पर वो बढ़ जाएगा। और अभी हमने देखा था कि बहुत सारे एनजीओ गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई एनजीओ जो गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है या गवर्नमेंट की एक्शन में कुछ कमी निकालता है, ऐसे में गवर्नमेंट मिसयूज कर सकती है एफसीआरए के जो नए रूल्स हैं, and it can target those who speak against the government। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कि बहुत से एनजीओज होते हैं जो केवल रिसर्च और एडवोकेसी वर्क में ही होते हैं। उनका काम होता है कि सरकार ने जो कुछ भी करा है काम, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसकी रिपोर्ट्स को स्टडी करना, और केवल उनके ग्राउंड लेवल पर उनका काम नहीं होता, उनके लोग ऑफिस में बैठ करके ही रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं और उसी के थ्रू ही अवेयरनेस फैलाते हैं। ऐसे में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर वर्किंग इनडायरेक्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड सच एनजीओज विल बी अफेक्टेड, क्योंकि उन पर भी 20% की लिमिट लग जाएगी, बट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। एक और क्रिटिसिज्म है इस एफसीआरए अमेंडमेंट का, दैट बहुत सारे एनजीओज ने क्वेश्चन कर दिया है कि सरकार ने अमेंडमेंट को गलत टाइम पर लाए हैं। देखिए, हमारे कंट्री अभी भी कोविड से जूझ रही है, और जब ये अमेंडमेंट आया था सितंबर में, तब तो कोविड का प्रेशर और भी हाई था। तो ऐसे में एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो सरकार की और देश की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इस टाइप का कोई भी अमेंडमेंट लाना जिससे एनजीओ की वर्किंग रिस्ट्रिक्ट होती है, इसको बहुत से एनजीओज ने क्वेश्चन करा है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, और इससे एनजीओ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो सप्रेस होंगे, तो ये नहीं आना चाहिए। तो ये सब इसके एफसीआरए अमेंडमेंट के क्रिटिसिज्म है। नाउ लेट अस लुक एट हाउ कैन यू कंक्लूड दिस आंसर। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर जो आपको हाईलाइट करनी चाहिए। पहली बात, हम सरकार से, हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, करप्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, एंड इट विल वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट विल वर्क फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एनजीओज ऑल्सो। However, many NGOs are not able to maintain that kind of transparency and the accountability.
लेकिन ज़रूरी है कि इनको मेंटेन करनी चाहिए। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन एनजीओ। एनजीओ इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पर ये जो आइडियाज़ और रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है दुनिया के देशों के बीच में, मतलब किस तरह से एक डेवलप्ड वर्ल्ड दूसरी डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करता है, उनके जो आइडियाज़ होते हैं या उनका जो पैसा होता है इधर से उधर आता है सो दैट डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग भी बेनिफिट कर पाए, उसको डिस्करेज किसी तरीके से नहीं करा जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि डेवलप्ड वर्ल्ड से एनजीओज़ के थ्रू पैसा आता है और डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प हो पाती है, उनके लोगों का भी भला हो पाता है। तो ये एक अच्छी बात है, इसको भी डिस्करेज नहीं करा जाना चाहिए तब तक नहीं जब तक कोई क्रेडिबल एविडेंस ऑफ मिसयूज ना मिल जाए। दैट मीन्स किसी एनजीओ कोई गलत करे तो उसके लिए मना होना चाहिए, बट सबके लिए ऐसा रूल बना करके नहीं करा जाना चाहिए। देखिए, इस कंक्लूजन के थ्रू मैंने बैलेंसिंग करने की कोशिश करी है। मैं गवर्नमेंट के एक्ट को डायरेक्टली कंडेम नहीं कर सकता, एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट आप नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट दें जहाँ पर आप ये बोले कि एनजीओ को अच्छे से अपने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, एज वेल एज सरकार को भी एनजीओ की वर्किंग में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस नहीं क्रिएट करे जाने चाहिए जब तक कि कोई सबूत ना मिल जाए, कोई एविडेंस ना मिले कि एनजीओ गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं इस कंक्लूजन में। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्रिएट योर ओन कंक्लूजन, ट्राई टू कम अप विथ सच बैलेंस्ड थिंकिंग सो दैट आपकी कंक्लूजन लिखने की प्रैक्टिस हो। इससे रिलेटेड देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा इशू था, टॉप क्वेश्चन था, एक बार उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला था सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आंसर इज बी, गंगा प्लेन्स में हाईएस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। आंसर इज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, इट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टैंक इरिगेशन इन पेनिनसुलर इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज हाइयर, इट इज रॉन्ग, इट इज लोअर इन द पेनिनसुलर इंडिया। और उसके बाद है विच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल इन इंडिया। इंदिरा गांधी कनाल इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल in India. This is all from my side for today. Thank you.